नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है कक्षा 12 की पहली पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला पाठ परिचय का दूसरा भाग, जिसमें आर्थिक समस्या के कारण, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, आर्थिक प्रणालियाँ और आर्थिक प्रणालियों में अंतर, इसका हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक समस्या। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है। असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधनों के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। एक परिवार की आय सीमित होती है जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अर्थात एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं और साधनों की इसी सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अपने सभी नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सके। अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम समायोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें चयन या चुनाव करना पड़ता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या के जो कारण हैं उनको मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका असीमित आवश्यकताएं, दूसरा आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तीसरा सीमित तथा दुर्लभ साधन, चौथा साधनों का वैकल्पिक प्रयोग और पांचवा चयन या चुनाव की समस्या। तो पहली समस्या, असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरी समस्या, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। तीसरी समस्या, सीमित या दुर्लभ साधन। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। साधन चाहे प्राकृतिक हों अथवा मानव निर्मित, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। चौथी समस्या, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जा सकता है। अतः यहाँ भी हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। और पांचवी समस्या है चयन या चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपनी सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अतः उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधनों को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाए। अन्य शब्दों में उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अगर आर्थिक समस्या का सारांश कहें, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं के कारण,
आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, और तीव्रता में अंतर से प्राथमिकताओं का चयन होता है, जिसमें चुनाव की समस्या आती है, और यही चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या के उदय का कारण है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य के वांट्स अधिक है और रिसोर्सेज कम हैं, इसमें भी चुनाव की समस्या आती है, और ये चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या का उदय का कारण है। और इसी प्रकार साधन सीमित है और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, और साधनों का कुशलतम प्रयोग किस तरह से किया जाए, इसमें जो चुनाव की समस्या आती है, इसी को आर्थिक समस्या कहते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था में से अभिप्राय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है, और आर्थिक प्रणालियों के प्रमुख रूप है पूंजीवाद, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक प्रणालियों की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न होता है, किंतु साधनों की सीमितता एवं इनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकताओं की अनंतता के कारण ही साधनों एवं साध्यों के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की समस्या प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती है। इन्हें ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मूलभूत समस्याएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो 3 मौलिक समस्याएं हैं। इनको प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं होती हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। पहली समस्या पर आते हैं, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की यह पहली समस्या है, और इस समस्या का कारण का समाधान ढूंढने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए जैसे कपड़ा या गेहूं का, या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए जैसे मशीन, औजार इत्यादि का, या विकल्प है कि निजी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जैसे मकान, स्कूटर, फैक्ट्री आदि, या सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क आदि, या विकल्प हमारे सामने है आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, या विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जैसे कार, आभूषण आदि। जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना है, तो उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और दूसरी जो समस्या है वह है उत्पादन कैसे किया जाए। यह तकनीकी के चुनाव की समस्या है। उत्पादन तकनीकी 2 प्रकार की होती है। पहला आपका श्रम प्रधान तकनीकी, जिसमें पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है और जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। और दूसरा पूंजी प्रधान तकनीकी, यानी श्रम की तुलना में पूंजी का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, उत्पादन में कुशलता आती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन हथकरघा अर्थात श्रम प्रधान तकनीकी से किया जाए, अथवा पावरलूम अर्थात पूंजी प्रधान तकनीकी से किया जाए। और कुशल तकनीकी उसे कहा जाएगा जो देश के सीमित साधनों की कम से कम मात्रा में उपयोग करे और अधिक और कुशलतम उसका उपयोग करे। और तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। उत्पादन की वितरण की समस्या के 2 पहलू हैं।
पहला आपका व्यक्तिगत वितरण, उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों के लिए किस प्रकार वितरण किया जाए, इसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या से भी है। और दूसरा है कार्यात्मक, उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो, इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त केंद्रीय समस्याएं आती हैं, जिसको आधुनिक विचारधारा भी कहा जाता है। और उसमें सबसे पहला आपका आता है साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, सीमित साधनों का पूरा उपयोग कैसे किया जाए। और दूसरा आर्थिक विकास कैसे हो, यानी सीमित साधनों के लगातार प्रयोग से साधन और भी सीमित होते चले जाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि साधनों का भी लगातार उत्पादन और विकास किया जाए तथा वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए, ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर को बढ़ाकर आर्थिक विकास किया जा सके। उसके बाद तीसरा टॉपिक पर आते हैं, और तीसरा टॉपिक है आर्थिक प्रणालियाँ। आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है, और ये आर्थिक प्रणालियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली अर्थव्यवस्था पे आते हैं, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर मांग और पूर्ति की बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। और इस अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे 1776 में लिखा गया। और इस अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, उसमें निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, और व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस अर्थव्यवस्था में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और मुक्त व्यापार होता है। और प्रतियोगिता इस अर्थव्यवस्था की विशेषता है, और कीमत संयंत्र के द्वारा ही पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, जिसमें मांग और पूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सरकार का स्वामित्व होता है, तथा आर्थिक क्रियाओं पर किसी केंद्रीय अधिकारी अथवा सरकार का नियंत्रण होता है। और इस अर्थव्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं, वो जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, जिसे 1850 में लिखा गया था। और इस अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें सामाजिक स्वामित्व, यानी जितनी भी संपत्ति होती है उसमें समाज का स्वामित्व होता है। और आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति होती है, यानी सरकार ही संपूर्ण निर्णय करती है कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, वितरण कैसे करना है, इसका निर्णय सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और कीमत संयंत्र की गौण भूमिका, यानी मांग और पूर्ति की भूमिका गौण होती है, और प्रतियोगिता भी इस अर्थव्यवस्था में अनुपस्थित होता है। उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था में आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का सह अस्तित्व होता है। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु सरकार द्वारा नियमित की जाती हैं। अधिकतर आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं, और इस अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है जॉन मैनहार्ट किन्स, J.M. किन्स को माना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। तो
दोनों का सह अस्तित्व यह इस अर्थव्यवस्था में रहता है और आर्थिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो भी नियंत्रित होती है और कीमत प्रणाली होती है और सीमित प्रतियोगिता इस अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। जो तीनों अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं की तुलना पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की तुलना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व यानी प्रयोग करने की, व्यक्तिगत लाभ की स्वतंत्रता होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, यानी आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजन नहीं होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो केंद्रीय नियोजन पूर्ण उपस्थित होता है। इसी के द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि इसमें दोनों का सह अस्तित्व होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र होता है किंतु नियंत्रित प्रतियोगिता होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित होती है, यानी मांग और पूर्ति कीमत संयंत्र के द्वारा संचालित होती है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वचालित नहीं होती, एक केंद्रीय नियोजन द्वारा या सरकार के द्वारा ये संचालित होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं होती, कुछ निजी क्षेत्र भी करता है और कुछ सरकार के द्वारा भी अर्थव्यवस्था की क्रियाओं को संचालित किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ उद्देश्य सर्वोपरि होता है। जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो लाभ से प्रेरित होकर की जाती हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है, यानी कितना उत्पादन करना है और क्या उत्पादन करना है इसका निर्णय सरकार के द्वारा किया जाता है और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वह यह निर्णय लेता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य भी रहता है और सामाजिक हित का भी ध्यान इस अर्थव्यवस्था में रखा जाता है, यानी लाभ उद्देश्य का सामाजिक हितों के साथ एकीकरण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने, हस्तांतरण का अधिकार होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का सीमित अधिकार होता है। सरकार कभी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है और लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता से वर्ग संघर्ष नहीं होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता होती है किंतु वह भी नियंत्रित होती है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।